यस बेटे, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वो सेम ही होता है, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है चाहे लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका क्या होता है, इसके जो मैथमेटिकल वे है इसको लिखने का वो ये होती है कंडीशन इस थ्योरम से जो हमें मिलती है, let fx be a real valued function again defined on the closed interval ab said that it is continue on the closed interval, it is differentiable on the open interval। सिर्फ इसमें दो ही कंडीशन चेक करनी है। रोज थ्योरम में आप तीन कंडीशन चेक करते थे, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और फिर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बट यहाँ सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करोगे। फिर आप बोलोगे लैग्रेंज थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड एंड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी, उसमें होता था एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो रोल्स थ्योरम में, बट इसमें क्या होता है एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, वहाँ थोड़ा सा क्लमजी हो रहा था। ये फंक्शन का डेरिवेटिव अब इसके इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपके पास होगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो मैथमेटिकल वे में चलता है। अब ये है क्या चीज़, क्या दे रहा है हमें ये लैग्रेंज थ्योरम, वो हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखा देगा, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो भी है लिख उसको रीड करने से पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्राफिकली ऐसे मेंशन कर दिया, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, और इस वे में हमने अपने ग्राफ को ले लिया कि सपोज हमारा ग्राफ ये है। अब यहाँ पर है ए पॉइंट, अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, देखो यहाँ से आते हो आप, ये सपोज ए पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है तो ये टोटल क्या बन जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए। इन द सेम वे अगर यहाँ पर आप बी पॉइंट को ले रहे हो तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया बी कॉमा एफ ऑफ बी, क्योंकि बी आप फंक्शन पुट करोगे तो एफ ऑफ बी वाई बनेगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ए, वाई कोऑर्डिनेट इज एफ ऑफ ए, हेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज बी, वाई कोऑर्डिनेट इज एफ ऑफ बी। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को जब आपने ज्वाइन किया, ये जो ज्वाइन होके हमारे पास कॉर्ड आ रहा है ये जो ज्वाइन होके कॉर्ड आ रहा है, इस कॉर्ड का जब आप इस कॉर्ड की स्लोप लोगे, स्लोप अगर इस कॉर्ड की स्लोप आप फाइंड आउट करोगे तो स्लोप को फाइंड आउट करने का हमारे पास मेथड क्या होता था, स्लोप को फाइंड आउट करने का ये हमने फॉर्मूला सीखा था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप होता था, 2 पॉइंट्स अगर गिवन होते थे। अब यही है हमारे पास, यहाँ पर ये 2 पॉइंट गिवन है, ये रहा, इट इज़ योर x1 y1, ये है x2 y2। तो हमारे पास स्लोप क्या बनेगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रहा x2 माइनस x1। तो ये हो गया स्लोप इस लाइन का। सपोज अगर आप इस पॉइंट को ए से मेंशन करते हो, इस पॉइंट को बी से मेंशन करते हो, तो ए बी की स्लोप तुम्हारे पास ये आ जाएगी, ये हो जाएगी स्लोप। अब हम कह रहे हैं कि ये स्लोप किसके इक्वल है, एफ डैश सी, और एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट सी। ये हम सीख चुके हैं, एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट सी। अब सी पॉइंट सपोज हम तो और ये दोनों इक्वल है, अभी भी इसको भी रहने दो 2 मिनट। अब देखो हम क्या कह रहे हैं लैग्रेंज थ्योरम से कि ये है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, एंड इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट सी। ये दोनों इक्वल हैं, और स्लोप्स कब इक्वल होती थी, जब वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो लैग्रेंज थ्योरम आपको क्या दे रही है कि हमारे पास अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगर वेरीफाई हो जाती है, मीन वैल्यू थ्योरम हमें देती है, अगर ये वेरीफाई होगी तो जो स्लोप इसकी है उसी स्लोप की आपके पास एक टेंजेंट लाइन आ गई। स्लोप सेम होने का मतलब क्या है कि वो टेंजेंट और ये वाली कोड वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, ठीक है बेटे। अब अगर आप ये कोड बना रहे हो तो इसके पैरेलल ये रहा, हमारे पास सी पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो आपको रोल्स थ्योरम से मिलता होता था कि आपका जो टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या देती है कि हमारे पास एक सी पॉइंट ऐसा आएगा, उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, कोड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी, इसके पैरेलल होगा। डन, यही हमने यहाँ लिखा है कि एज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज द स्लोप ऑफ द कोड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, एंड एफ डैश सी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट सी। सो बाय LMV थ्योरम, मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, tangent at c comma f of c is parallel to the chord joining a comma f of a and b comma f of b। ये इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है। देन क्लास नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटे, देखिए वेरिफिकेशन इसका, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x equals to this, and it is your 5th question of your NCERT exercise। verify mean value theorem if fx equals to this in the interval a comma b where a equals to 1 and b equals to 3, it is b equals to 3,
फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0। ये सेकंड पार्ट आ गया। पहले में हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, देखना है कि वेरीफाई हो रही है कि नहीं, और उसके बाद फिर वो करें वो ले सी भी निकालो जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो अभी सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट करो, मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करते हैं हम। जब आप मीन वैल्यू थ्योरम को करना है तो हमने 2 कंडीशंस को करना है, एक तो कॉन्टिन्यूटी और दूसरा और सेकेंड टर्म इज डिफरेंशियबिलिटी। सॉरी बच्चा, सेकेंड इज डिफरेंशियबिलिटी। सो अब अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, जो ये दे रखा है आपको फंक्शन, ये फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यू होगा। सो गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल। ये कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूटी डायरेक्ट आ गई। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको कहा कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। अगेन ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, ना तो डिनोमिनेटर है ना ही रूट है, तो ये डेरिवेटिव डिफाइंड है हर एक एक्स के लिए बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं दस बाय मीन वैल्यू थ्योरम, और इट कैन बी रिटन एज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इट वेरीफाइड। सो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 1,3, एटलीस्ट 1 c, कम से कम एक c तो मिलेगा इनमें में। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, लिखो यहाँ पर एटलीस्ट 1 c, एटलीस्ट 1 c belongs to open interval such that f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a। अब स्टार्ट करो। f dash c जब आप लोगे, ये f dash x दे रखा है, जहां जहां x उसके प्लेस पे c पुट करोगे इट बिकम्स 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये हमने लिख दिया। इक्वल्स टू f ऑफ b, f ऑफ b मीन्स हमारा b क्या है 3 और a क्या है 1 a है और b है 3, तो f ऑफ b का मतलब क्या हो गया, जहां जहां x है फंक्शन उसके प्लेस पर क्या पुट करना है 3। ये था आपका फंक्शन बेटे, ये आपका फंक्शन था। अब इस फंक्शन में जहां जहां x है उसके प्लेस पर f ऑफ b अगर फाइंड आउट करना है तो x के प्लेस पर 3 पुट करोगे, सो इट बिकम्स 3³ माइनस 5 3² माइनस 3 इंटू 3। ये मैंने आपको यहाँ करके भी दिया आपके लिए। सॉल्व होकर ये आ जाएगा -27। अब आप आ जाओ f ऑफ a पर, a की वैल्यू कितनी है 1, तो अब जहां जहां x है उसके प्लेस पर 1 पुट करोगे, 1³ माइनस 5 1² माइनस 3 ऑफ 1, ये रहा। ये सॉल्व होकर -7 आ गया, तो हमने f ऑफ a के प्लेस पर -7 पुट कर दिया, माइनस ऑलरेडी दे रखा था। इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू -10। यहाँ पर होगी ये टर्म, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास ये पूरी c की वैल्यूज हो जाएंगी 1 एंड 7/3। अब 1 जो है वो 1,3 ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट तो आप ले ही नहीं सकते उसमें, तो 1 तो उसको बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स आपके पास c की वैल्यू आप क्या कंसीडर करोगे 7/3, 7/3 इसको बिलोंग करता है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। अब हमारा सेकंड पार्ट ये वाला था, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0। अब अगर आप फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखते हो तो आप बताओ क्या मिलेगी आपको c की वैल्यू। फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये आया है 3x² माइनस 10x माइनस 3, इसमें अगर c पुट कर देते तो वो बन जाता है 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब इसको 0 के 1 को रखो, तो यहाँ पर हमने किया है, इसको हमने 0 के 1 को रख दिया। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके डायरेक्ट रूट्स नहीं आ रहे थे तो हमने d वाला मेथड यूज किया, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पूरी टर्म को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस √34 अपॉन 3। अगर आप प्लस साइन कंसीडर करते हो, √34 जो है आपके पास ग्रेटर देन 5 है, तो अगर हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं ये टर्म तब भी 1,3 को बिलोंग नहीं करेगी, और अगर आप नेगेटिव साइन कंसीडर करते हो 5 माइनस 5 पॉइंट समथिंग होगा ये टर्म, तब भी ये नेगेटिव नंबर होगा, अगेन 1,3 को बिलोंग नहीं करेगा। दोनों ही केस में c इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप लिख दोगे सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0। तो एक तरह से हमें क्या मिल रहा है कि जहां लैग्रेंज, जहां मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां जरूरी नहीं है कि रोल्स थ्योरम भी सेटिस्फाई हो। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में यही आपको मेंशन करना चाहते थे। अब एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए और सॉल्व किया है आपकी इसी एक्सरसाइज से है, वो क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट में इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि उसमें हमने कंडीशंस तो पूरी वेरीफाई नहीं करनी थी, और इसलिए भी कर लिया ताकि रोल्स थ्योरम और एलएमवी थ्योरम को आप माइंड में अब रखोगे ना, तो कंडीशन में डिफरेंशिएट करना आप जानते हो। आप इफ f बिलोंग्स टू
-5 to 5 to r is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere. does not vanish anywhere का मतलब क्या होता है कि function f dash x does not anywhere means f dash x is not equals to 0 anywhere. vanish means 0. तो अब हमें ये गिवन है कि f dash x नॉट इक्वल्स टू 0, वो कहीं पर भी 0 नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए वो 0 नहीं होगा. देन प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5. अब हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f -5 to 5 to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है. और ये भी हमने रिमार्क में सीखा है, कॉन्टिन्यूटी के टाइम हमने सीखा था कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. ये आपको रिमार्क लिखवाया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी में. दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यू फंक्शन. फंक्शन कॉन्टिन्यू डिफरेंशियल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यू भी हो गया. अब हमारा टारगेट है कि हमने प्रूव करना दिस इज नॉट, दीज बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल्स. मान लो लेट f ऑफ -5 इक्वल्स टू f ऑफ 5. हम मान लेते कि ये इक्वल है. अब एक चीज देखो बेटे, अगर आप इसको मान के चलो कि ये इक्वल है, अगर तो ये सही चीज हम मान के चलते हैं तो लास्ट में हम एक ट्रू रिजल्ट पर पहुंचेंगे. और अगर ये जो हमने कंसीडर किया वो एक गलत चीज है तो इसका मतलब हम लास्ट में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन में फंसेंगे. तो हम मूव करते देखते क्या बनते हैं. फंक्शन कॉन्टिन्यू, फंक्शन डिफरेंशिएबल और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम, यही एंड पॉइंट्स है ना. और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है? रोल्स थ्योरम. सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. और अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होती थी तो हमें क्या मिलता था? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सो दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0. ये हमारी कंडीशन होती थी. तो हमने लिख दिया सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू -5 to 5 सो दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0. बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हमने तो कहा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पर भी 0 नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए वो 0 नहीं है. और यहाँ हम कह रहे हैं कि c के लिए वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था. दैट मीन्स f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5. सो ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस है. और कुछ क्वेश्चन अब आप ट्राई करोगे जो आपने जो बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुके हैं. 2006 पहले रोज थ्योरम के क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन 2006 में आया, सेकंड भी 2006 में था और थर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है. अब इसके जो 3 पार्ट्स हैं इसमें आपने रोज थ्योरम वेरीफाई करनी है. अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यू तो होगा और डेरिवेटिव आप निकाल लेना. ये कहीं पर भी, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं बनेगा. एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालना. हेयर a इज 1, b इज 2. उसके बाद आप c फाइंड आउट करना. तो आपका आंसर आना चाहिए 4/3. ऐसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है 0 to π/2. ये कॉन्टिन्यू फंक्शन, ये कॉन्टिन्यू फंक्शन है. ये मैंने आपको बता देता ना, साइन एक्स कॉन्टिन्यू, कॉस एक्स कॉन्टिन्यू एवरीवेयर. और ये कॉन्टिन्यूटी हमने डिस्कस भी किया. तो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये कॉन्टिन्यू आ गया. अब अगर ये कॉन्टिन्यू है तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. डेरिवेटिव निकालोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो भी डिफाइन है. 0 से π/2 में कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं है. फिर आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करना, π/2 पर चेक करना, देखना एंड पॉइंट्स पर सेम आ रही कि नहीं आ रही, आएगी. फिर वही एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 रखकर आपको सी मिलेगा विच इज π/4. सेम बेटे यहाँ पर भी ऐसे करोगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यू, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यू, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यू. डेरिवेटिव निकाल लेना, वो भी डिफाइन है. एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, सेम आएगी. फिर आप फंक्शन एफ डैश सी निकालोगे डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करके और आपके पास आंसर आएगा 3π/4. याद रखना आपके पास डेरिवेटिव ऐसा बनेगा e⁻x sin x प्लस cos x. इसको इन टर्म्स ऑफ c लिख दोगे तो e⁻c साइन सी प्लस कॉस सी बनेगा इक्वल्स टू 0. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 0 होगा. अगर ये टर्म इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स साइन सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस सी, सो टेन सी इक्वल्स टू -1. इसका मतलब c कितना हो जाएगा 3π/4. अब ये कैसे आता है देखो, मैंने आपको सिखाया था ना, नेगेटिव होगा तो इग्नोर कर दो. 1 किस पर हो गया π/4 पर. और नेगेटिव एंगल को देखना है. नेगेटिव एंगल tan कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ में. तो आप सेकंड क्वाड्रेंट लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट हम लेंगे और ये होता है π-, क्योंकि π- या 3π/2 π- लोगे सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी π/2 पॉजिटिव और π-, तो हम π- और रिमेनिंग एंगल क्या था π/4, इसलिए 3π/4 आ जाएगा. ये आपके पास आंसर है. और अब इनमें आपने लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई करने, दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपके लिए पास कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इजी हैं. और आंसर होगा 5 और दूसरे का आंसर ये होगा. ट्राई कीजिए, कोई डाउट होगा फिर मुझसे डिस्कस कीजिए.